वेलकम टू फ्यूचर विद एसएससी क्लासेस। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हम एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और आप लोग अपना अच्छे से तैयारी करते रहिए। मैं डेली आपके लिए न्यू क्वेश्चन लाती रहूंगी। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। कर्नाटक संगीत में पदम क्या है? व्हाट इज पदम इन कर्नाटिक म्यूजिक? ए एक लोरी, बी एक प्रेम कविता, सी साहस के बारे में एक कविता, डी एक देशभक्ति कविता। इसका सही जवाब है एक प्रेम कविता। पदम के बारे में कुछ बातें। कर्नाटक संगीत में पदम एक प्रकार का गीत है जो प्रेम या लालसा को व्यक्त करता है। पदम की गति धीमी होती है और इसका अर्थ गंभीर होता है। पदम को आमतौर पर रूपक के रूप में माना जाता है। पदम में पल्लवी, अनुपल्लवी और कम से कम एक चरणम होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत के विदेशी व्यापार के संबंध में किस वर्ष को विभाजन का वर्ष कहा जाता है? With regard to India's foreign trade, which year is called the year of partition? A. 2010, B. 1991, C. 1981, D. 1996। इसका सही जवाब है 1991। विभाजन के वर्ष के बारे में और कुछ बातें। भारत के विदेशी व्यापार के संबंध में 1991 को विभाजन का वर्ष कहा जाता है। साल 1991 में आर्थिक सुधार शुरू किए गए थे और इसी साल से भारत की अर्थव्यवस्था में उदार और खुली अर्थव्यवस्था की दिशा में बदलाव दिखने लगे। भारत के विदेशी व्यापार से जुड़ी कुछ और बातें। 1991 से पहले भारत के विदेशी व्यापार की दिशा भारत और ब्रिटेन के बीच औपनिवेशिक संबंधों पर आधारित थी। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का बाहरी व्यापार बंद हो गया था। भारत का विदेश व्यापार अब गैर प्राथमिक वस्तुओं के निर्यात पर केंद्रित है। भारत की विदेश व्यापार नीति (FTP) का मकसद आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के लिए देश के व्यापार को बढ़ाना है। भारत सरकार ने 2 मई 1963 को भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (IIFT) की स्थापना की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गुजरात के लोक संगीत में कौन सा तार वाला वाद्य यंत्र आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है? Which stringed instrument is commonly used in the folk music of Gujarat? A. बंगल, B. पवा, सी जंतर, डी तुरी। इसका सही जवाब है बंगल। गुजरात के लोक संगीत में आम तौर पर इस्तेमाल होने वाला तार वाला वाद्य यंत्र बंगल है। गुजरात के लोक संगीत में इस्तेमाल होने वाले कुछ और वाद्य यंत्र। बंगल यह एक पारंपरिक वायु वाद्य यंत्र है। यह एक लंबी घुमावदार तुरही होती है जो तांबे या पीतल से बनी होती है। पवा यह एक लोक वायु वाद्य यंत्र है जो बांसुरी के समान होता है। यह बांस से बना होता है। तुरी यह एक सींग जैसा वाद्य यंत्र है जो एक तेज ध्वनि उत्पन्न करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में सबसे पहले सूरज कहाँ उगता है? Where does the sun rise first in India? A. असम, B. अरुणाचल प्रदेश, C. मेघालय, D. मणिपुर। इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। सूर्योदय के बारे में और कुछ बातें। अरुणाचल प्रदेश में डोंग घाटी है। यहाँ एक गांव है जिसका नाम है डोंग। इस डोंग गांव में ही सबसे पहले सूर्योदय होता दिखाई देता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सुबह 4 बजे के करीब यहाँ सूर्योदय हो जाता है और शाम के 4 बजे तक सूर्यास्त होने लगता है। ये गांव धरती से करीब 1240 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अरुणाचल प्रदेश भारत का पूर्वीतम राज्य है, इसलिए यहाँ सबसे पहले सूरज की किरणें पड़ती है। इस राज्य का नाम भी उगते सूर्य को ध्यान में रखकर ही रखा गया है। अरुण का मतलब है सूर्य और चल का मतलब है उदय। इस तरह अरुणाचल का मतलब होता है सूर्योदय। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस घराने का ख्याल गायन में योगदान महत्वपूर्ण है? Which घराना contributed significantly to ख्याल सिंगिंग? A. ग्वालियर घराना, B. आगरा घराना, C. पटियाला घराना, D. जयपुर घराना। इसका सही जवाब है ग्वालियर घराना। ग्वालियर घराना के बारे में और कुछ बातें। ग्वालियर घराना यह भारतीय शास्त्रीय संगीत में सबसे पुराना ख्याल घराना माना जाता है। इसकी स्थापना 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुई थी। ग्वालियर घराने की ख्याल शैली अपनी सटीकता और स्पष्टता के लिए जानी जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फुगड़ी नृत्य आमतौर पर निम्न में से किस त्योहार के दौरान किया जाता है? फुगड़ी डांस इज यूजुअली परफॉर्म्ड ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स? A. दीपावली, B. नवरात्रि, C. गणेश चतुर्थी, D. होली। इसका सही जवाब है गणेश चतुर्थी। फुगड़ी नृत्य के बारे में और कुछ बातें। फुगड़ी नृत्य आमतौर पर गणेश चतुर्थी जैसे हिंदू त्योहारों और व्रत के दौरान किया जाता है। यह गोवा का एक पारंपरिक लोक नृत्य है।
इसे कोंकण क्षेत्र की महिलाएं करती है। इस नृत्य में महिलाएं पारंपरिक पोशाक पहनती हैं और लोकगीत गाती है। इसमें लयबद्ध ताली बजाना और गोलाकार हरकतें शामिल होती है। यह नृत्य गोवा की कृषि प्रथाओं से जुड़ा हुआ है। इसे फसल का जश्न मनाने और समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए किया जाता था। समय के साथ यह गोवा की विरासत का एक सांस्कृतिक प्रतीक बन गया है। धनगर चरवाहा समुदाय महिलाओं के बीच फुगड़ी की एक विशिष्ट शैली पाई जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 7वीं शताब्दी ईस्वी में कन्नौज के शासक हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस राजवंश के राजा थे? हर्षवर्धना, द रूलर ऑफ कन्नौज इन द 7th century AD, was the king of which of the following dynasties? A. मोखरी, B. पुष्यभूति, C. चालुक्य, D. वर्धन वंश। इसका सही जवाब है वर्धन वंश। वर्धन वंश के बारे में और कुछ बातें। 7वीं शताब्दी ईस्वी में कन्नौज के शासक हर्षवर्धन वर्धन वंश के राजा थे। हर्षवर्धन वर्धन वंश के संस्थापक प्रभाकर वर्धन के दूसरे बेटे थे। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक था। हर्षवर्धन को 7वीं शताब्दी के सबसे प्रमुख भारतीय सम्राटों में से एक माना जाता है। हर्षवर्धन ने उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्से पर शासन किया था। उनका साम्राज्य वर्तमान पंजाब, बंगाल और उड़ीसा राज्यों तक फैला हुआ था। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी थी। हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में चीनी यात्री वेन सांग ने भी जानकारी दी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा शहर 1704 में बंगाल की राजधानी बना था? Which of the following cities became the capital of Bengal in 1704? A. हावड़ा, B. मुर्शिदाबाद, C. खड़गपुर, D. कलकत्ता। इसका सही जवाब है मुर्शिदाबाद। बंगाल की राजधानी के बारे में और कुछ बातें। 1704 में मुर्शिद कुली खान ने बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की और शहर का नाम अपने नाम पर रखा। यह शहर भागीरथी नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। यह पश्चिम बंगाल के प्रेसिडेंसी डिवीजन का सबसे उत्तरी जिला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक दिवसीय क्रिकेट मैचों में एक गेंदबाज अधिकतम कितने ओवर फेंक सकता है? What is the maximum number of overs a bowler can bowl in ODI cricket matches? A. 11, B. 9, C. 10, D. 8। इसका सही जवाब है 10। एक दिवसीय क्रिकेट के बारे में और कुछ बातें। एक दिवसीय क्रिकेट मैच में कोई भी गेंदबाज एक पारी में अधिकतम 10 ओवर गेंदबाजी कर सकता है। यह नियम इसलिए है क्योंकि आम तौर पर कोई गेंदबाज एक पारी में कुल ओवरों के 20% से ज़्यादा ओवर नहीं फेंक सकता। वनडे क्रिकेट से जुड़ी कुछ और बातें। वनडे मैच में आम तौर पर हर टीम को 50 ओवर खेलने होते हैं। वनडे मैच एक ही दिन में खेले जाते हैं। वनडे मैचों को लिमिटेड ओवर इंटरनेशनल (LOI) भी कहा जाता है। वनडे क्रिकेट में एक ओवर में गेंदबाज 6 वैध गेंदें फेंकता है। वनडे क्रिकेट में किसी भी गेंदबाज द्वारा सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का आंकड़ा श्रीलंका के चमिंडा वास ने बनाया था। उन्होंने जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के खिलाफ 8 ओवर में 19 रन देकर 8 विकेट लिए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी है जो पश्चिमी घाट से निकलती है? Which one of the following rivers originates from the western Ghats? A. नर्मदा नदी, B. लूनी नदी, C. बनास नदी, D. मांडवी नदी। इसका सही जवाब है मांडवी। पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां के बारे में और कुछ बातें। पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां ये हैं: गोदावरी, कावेरी, मांडवी, कृष्णा। मांडवी के बारे में और कुछ बातें। मांडोवी नदी गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में बहती है। इसे महादायी नदी भी कहा जाता है। यह नदी कर्नाटक के बेलगाम जिले के भीमगढ़ में पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है। मांडोवी नदी की कुल लंबाई 77 किलोमीटर है। इसका 29 किलोमीटर का हिस्सा कर्नाटक और 52 किलोमीटर का हिस्सा गोवा से होकर बहता है। यह नदी गोवा में जुवारी नदी से मिलकर अरब सागर में मिल जाती है। मांडोवी नदी के सागर में मिलने की जगह पर मोरमुरगांव की प्राकृतिक बंदरगाह बनी है। मांडोवी नदी के किनारे दूधसागर फॉल्स और वरपोहा फॉल्स हैं। मांडोवी नदी के किनारे पुराने गोवा के शहर के पास 3 बड़े मीठे पानी के द्वीप हैं: दीवार, चोराव और वैंगसिम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन कभी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं बने? Who among the following never became the Vice President of India? A. गुलजारी लाल नंदा, V. गिरी, C. जाकिर हुसैन, D. B. D. ज़ैटी। इसका सही जवाब है गुलजारी लाल नंदा।
गुलजारीलाल नंदा के बारे में और कुछ बातें। गुलजारीलाल नंदा भारत के एक राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री थे। वे 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। पहली बार जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद मई 1964 को 13 दिन के लिए बने थे। दूसरी बार लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद 11 जनवरी 1966 को 13 दिन के लिए बने थे। गुलजारीलाल नंदा से जुड़ी कुछ और बातें। उनका जन्म 4 जुलाई 1898 को सियालकोट में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में पड़ता है। उन्होंने अपनी शिक्षा लाहौर, आगरा और इलाहाबाद से पूरी की। साल 1997 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उनका निधन 15 जनवरी 1998 को अहमदाबाद में हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऊलोंग का एक प्रकार है। ऊलोंग इज अ वेरिएंट ऑफ ए कॉफी, बी जूट, सी चाय, डी रबर। इसका सही जवाब है चाय। ऊलोंग के बारे में और कुछ बातें। ऊलोंग चाय का एक प्रकार है। यह कैमेलिया साइनेंसिस पौधे की पत्तियों से बनती है, जिससे हरी और काली चाय भी बनती है। ऊलोंग चाय को आंशिक रूप से ऑक्सीकृत किया जाता है, जिससे इसका स्वाद हरी और काली चाय के बीच का होता है। ऊलोंग चाय को मुख्य रूप से 2 प्रकारों में बांटा गया है। ग्रीन ओलोंग, जिसे लाइट या जेड ओलोंग भी कहा जाता है, यह हरी चाय के करीब होती है। डार्क ओलोंग, जो काली चाय के करीब होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धर्म की जनसंख्या सबसे कम है? According to the 2011 census, which of the following religions has the least population? A. सिख धर्म, B. बौद्ध धर्म, C. जैन धर्म, D. ईसाई धर्म। इसका सही जवाब है जैन धर्म। 2011 की जनगणना के बारे में और कुछ बातें। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में जैन धर्म की आबादी सबसे कम थी। हिंदू धर्म 79.8%, इस्लाम 14.2%, ईसाई धर्म 2.3%, सिख धर्म 1.7%, बौद्ध धर्म 0.7%, जैन धर्म 0.4%। भारत में पारसी धर्म, सन्महवाद और यहूदी धर्म का भी इतिहास है। इन धर्मों के भी भारत में कई हजार अनुयायी है। 2011 की जनगणना के बारे में कुछ और बातें। यह भारत की 15वीं जनगणना थी। यह जनगणना 2 चरणों में आयोजित की गई थी। अगस्त 2011 में जनगणना के आंकड़े जारी किए गए थे। जनगणना में 2,870,000 लोगों ने कोई धर्म नहीं बताया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उपन्यास ऑर्बिटल के लिए बुकर पुरस्कार 2024 किसने जीता? Who won the Booker Prize 2024 for the novel Orbital? A. Paul Lynch, B. Samantha Harvey, C. Charlotte Wood, D. Annie Michaels। इसका सही जवाब है सामंथा हार्वे। सामंथा हार्वे के बारे में और कुछ बातें। ब्रिटिश लेखिका सामंथा हार्वे को उनके उपन्यास ऑर्बिटल के लिए साल 2024 का बुकर पुरस्कार मिला। सामंथा हार्वे की यह किताब अंतरिक्ष स्टेशन पर आधारित है। यह किताब 6 अंतरिक्ष यात्रियों की कहानी है जो अंतरिक्ष में एक दिन की यात्रा करते हैं। इस किताब को घायल दुनिया के बारे में एक किताब के रूप में सराहा गया। निर्णायक मंडल के अध्यक्ष एडमंड डी वाल ने इसकी सुंदरता और महत्वाकांक्षा की प्रशंसा की। सामंथा हार्वे की अन्य कृतियां द विल्डरनेस, ऑल इज सॉन्ग, डियर थीफ, द वेस्टर्न विंड, द शेपलेस अनईज, ओनली नॉन फिक्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गोविंदजी नर्तनालय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? गोविंदजी नृत्यालय इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? ए. असम, बी. मणिपुर, सी. नागालैंड, डी. त्रिपुरा। इसका सही जवाब है मणिपुर। गोविंदजी नर्तनालय के बारे में और कुछ बातें। गोविंदजी नर्तनालय मणिपुर के इम्फाल में स्थित है। इसे बिपिन सिंह ने बनाया था। बिपिन सिंह को मणिपुरी नृत्य का जनक माना जाता है। उन्होंने कई नृत्य नाटक और एकल नृत्यों को कोरियोग्राफ किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? विद हाउ मेनी कंट्रीज डज इंडिया शेयर इट्स बॉर्डर? ए. 9, बी. 7, सी. 10, डी. 19। इसका सही जवाब है 7 देशों के साथ। भारत की सीमा के बारे में और कुछ बातें। भारत की सीमा 7 देशों से लगती है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान। भारत की सीमाओं से जुड़ी कुछ बातें। भारत की सीमाएं स्थल और जल दोनों मार्गों से लगती हैं। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। बांग्लादेश 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है। चीन भारत के साथ सीमा साझा करने वाला सबसे बड़ा देश है।
भूटान भारत के साथ सीमा साझा करने वाला सबसे छोटा देश है। अफगानिस्तान भारत के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है। नेपाल, भूटान और म्यांमार की सीमाओं पर लोग आसानी से एक से दूसरे देश में जा सकते हैं। पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश की सीमाओं पर कड़ी चेकिंग की जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन शुंग वंश के शासक थे? हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द रूलर ऑफ द शुंगा डायनेस्टी? ए. पोरस, बी. पुष्यमित्र, सी. बिंदुसार, डी. अशोक। इसका सही जवाब है पुष्यमित्र। शुंग वंश के बारे में और कुछ बातें। शुंग वंश के कुछ शासक ये रहे। पुष्यमित्र शुंग वंश के संस्थापक और पहले शासक थे। वे मौर्य साम्राज्य के अंतिम राजा बृहद्रथ के प्रमुख सेनापति थे। उन्होंने 185 ईसा पूर्व में बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। अग्निमित्र शुंग पुष्यमित्र शुंग के पुत्र थे। वसुज्येष्ठ शुंग, इनका शासनकाल 141 ईसा पूर्व से 131 ईसा पूर्व तक रहा। वसुमित्र शुंग, इनका शासनकाल 131 ईसा पूर्व से 124 ईसा पूर्व तक रहा। देवभूति शुंग वंश के अंतिम शासक थे। उनकी हत्या उनके मंत्री वासुदेव ने की थी। शुंग वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। हालांकि बाद में भागभद्र जैसे सम्राटों ने भी पूर्वी मालवा में बेसनगर में दरबार लगाया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 बिहार के किस जिले में आयोजित हुई? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वॉज द वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 हेल्ड? ए. मुजफ्फरपुर, बी. नालंदा, सी. राजगीर, डी. दरभंगा। इसका सही जवाब है नालंदा। महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 के बारे में और कुछ बातें। पटना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को नालंदा जिले के राजगीर स्थित बिहार खेल विश्वविद्यालय सह राज्य खेल परिसर स्थित नवनिर्मित हॉकी स्टेडियम में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का उद्घाटन किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य नहीं है? Which of the following is not a major wheat producing state? A. गोवा, B. पंजाब, C. उत्तर प्रदेश, D. हरियाणा। इसका सही जवाब है गोवा। गेहूं उत्पादक के बारे में और कुछ बातें। गोवा भारत का प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य नहीं है। भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य ये रहे: पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान। भारत में गेहूं की खेती मुख्य रूप से उत्तरी राज्यों में होती है। पंजाब और हरियाणा के मैदानों में गेहूं की अच्छी पैदावार होती है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश देश में उत्पादित कुल गेहूं का 50% उत्पादन करते हैं। गेहूं की खेती के लिए जरूरी है कि तापमान 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा न बढ़े। गेहूं की खेती चिकनी मिट्टी में की जाती है। गेहूं की उच्च पाचक शक्ति और सुनहरा रंग इसे रोटी और पास्ता बनाने के लिए आदर्श बनाता है। भारत दुनिया में गेहूं उत्पादन करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। चीन गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप अपना तैयारी करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।